Dear student, today we will discuss about the Hobbes state of nature. एक्चुअली हॉब्स का जो सोशल कॉन्टेक्ट थियरी है, सोशल कॉन्टेक्ट थियरी में उसने एक स्टेट ऑफ नेचर जैसी सिचुएशन को इमेजिन किया है। उसने एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना की है जो जिसे उसने स्टेट ऑफ नेचर या जो स्टेट ऑफ नेचर जो है उसको उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के नाम से बुलाया है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था जिसके करते जो है वह जिसके करते हॉब्स ने एक सिचुएशन इमेजिन की थी जिसको वह स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था के नाम से बुलाता है, क्योंकि वह जो है एक ऐसी कंडीशन, आखिर उससे पूछा जा सकता है कि राज्य क्यों चाहिए, कि स्टेट क्यों चाहिए, या फिर सत्ता अथॉरिटी क्यों चाहिए। तो वह जो है कि ऐसी स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर के बेस पे एक स्टेट ऑफ नेचर को इमेजिन करता है, एज्यूम करता है, जो इसमें ऐसी स्थिति है जिसमें चारों तरफ अनार्की की सिचुएशन है। जब आपने हॉब्स का ह्यूमन नेचर पढ़ा है या फिर व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ा होगा तो आपने यह रियलाइज किया होगा कि हॉब्स जो है वह इंसान को या मानव को वह किस तरह से एक्सप्लेन करता है। उसका मानना था कि इंसान जो है वह सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वह जो इगोइस्टिक होता है, वह फिकल होता है। वो उसको जो है तीन चीजें ही क्या करती हैं, गवर्न करती हैं। वह हमेशा कंपटीशन में लगा रहता है, वह हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, वह ग्लोरी के पीछे भागता है। तो यह सारी चीजें जो है वह उसके नेचर को डिफाइन करती हैं। तो जब इंसान ही ऐसा होगा, जब व्यक्ति ऐसा रहेगा, तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कि उस समय का माहौल कैसा होगा। स्टेट ऑफ नेचर से सीधा सा तात्पर्य है कि व्हाट इज द सिचुएशन और दिस हिज टाइम या दिस टाइम। तो वह जब इसकी बात करता है, जब वो ह्यूमन नेचर की बात करके जब वो स्टेट ऑफ नेचर पे आता है, जब प्राकृतिक अवस्था पे आता है, तो हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं कि जब इंसान ऐसा हो, जैसे सपोज करिए हम आप जैसे हैं, हमारे घर की, हमारे परिवार की स्थिति भी वैसी ही होगी, क्योंकि हम आप इन सबसे मिलके ही सोसाइटी बनी है ना। तो हम जैसे होंगे हमारी सोसाइटी तो वैसी ही होगी। तो जब वो हॉब्स जो है ह्यूमन नेचर को ऐसे डिफाइन करता है कि हर इंसान दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन में है, हर इंसान दूसरे इंसान के साथ वार में है, हर इंसान दूसरे इंसान के साथ युद्ध की सिचुएशन बनाए हुए है, हर इंसान दूसरे इंसान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोऑपरेशन, हेल्प, भाईचारा, फटर्निटी की बात कहां से आएगी? हो ही नहीं सकती। तो जब वो स्टेट ऑफ नेचर को इमेजिन करता है, तो स्टेट ऑफ नेचर को इमेजिन करते हुए, एज्यूम करते हुए, वह इंसान दो चीजों को डिफाइन करता है। कहता है कि जब इंसान का नेचर ऐसा है कि वह जो है वह सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, फिकल है, इगोइस्टिक है, और हमेशा जो है वह जो है कंपटीशन में लगा हुआ है, और चारों तरफ अनार्की की सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में जो है स्टेट ऑफ नेचर या फिर प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कैसा होगा, कैसा चित्रण किया जा सकता है? तो प्राकृतिक अवस्था जो है वह, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी जहां सारे लोग जो है, जिस स्टेट में, जिस राज्य में ऐसे लोग रहेंगे जो पूरी तरह से स्वार्थी हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, और उनके लिए कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ना हो जो उनको रूल्स और रेगुलेशन सिखाए, जो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, या फिर उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए। तो इस स्थिति में स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना या प्राकृतिक अवस्था जो है अनार्की पूर्ण ही होगी। हॉब्स कहता है कि हर इंसान इतना स्वार्थी है कि उसे सब कुछ अपने लिए चाहिए, और वह जो प्राकृतिक अवस्था है वह एक अराजकतापूर्ण, एक अनार्कीफुल सिचुएशन है जिसमें हर इंसान दूसरे के साथ कंपटीशन में है, हर इंसान दूसरे के साथ डायरेक्ट वार में या वार में कंडक्ट है। वह जो है वह अपने लिए हर उस चीज की अपेक्षा करता है जो जरूरी है। इंसान के पास भोजन से लेकर किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो शक्तिशाली है वह पूरी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो माइट इज राइट के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। वहां पे शक्तिशाली, जो शक्तिशाली है, जो यह क्षमता रखता है, वह जो है वह हर चीज अपने लिए प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो क्षमतावान नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, वह जो है वह कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। अब ऐसी सिचुएशन में
न शिक्षा का कोई अस्तित्व होगा, न व्यापार का कोई अस्तित्व होगा। श्रम का भी कोई महत्व नहीं है। श्रम से मतलब ये तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने लेबर से कुछ अर्जित करना चाहता है, अपने श्रम से कुछ अर्जन करता है, कुछ अर्जित करता है, कुछ प्राप्त करता है, तो भी वह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, इस अनार्की की सिचुएशन में जो शक्तिशाली है वह उसकी संपत्ति को, उसकी वस्तु को उससे छीन लेता है, और वह अपने जीवन की रक्षण हेतु या तो उसे भागना पड़ता है या फिर वह उस सामान को, उस वस्तु को उसे समर्पित कर देता है। तो हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था है, हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है, वह हॉब्स जब प्राकृतिक अवस्था की बात करता है या उसकी चर्चा करता है तो यह बताता है कि ह्यूमन नेचर के करते जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो पूरी तरह अनार्कीफुल है, पूरी तरह जो है अराजकतापूर्ण है। हर इंसान दूसरे का दुश्मन है, हर इंसान को दूसरे इंसान से भय है, खतरा है। हर इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन के रक्षा के लिए, अपने जीवन के रक्षण के लिए प्रयासरत है। हर इंसान यह चाहता है कि वह सुरक्षित रहे, हर इंसान यह चाहता है कि वह जीवित रहे, लेकिन इसके लिए वह दूसरे को मारने, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तत्पर होता है, क्योंकि वह नेचर से इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हर इंसान दूसरे के लिए खतरा होगा। उसके बाद वह जो स्टेट ऑफ नेचर है वह एक समानता पे आधारित व्यवस्था है। एक समानता पे आधारित व्यवस्था होने के करते यह कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसमें कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कहे कि अमुक जो है वह सोर्स ऑफ लॉ है। कोई ऐसा नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि सभी लोग आपस में एक दूसरे को समान मानते हैं, एक दूसरे के बराबर मानते हैं। सब मानते हैं कि हम जो है उसके शक्ति के बराबर शक्ति रखते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, कोई किसी की इज्जत, कोई किसी से न भय रखेगा, भय खाएगा, न कोई किसी से की इज्जत करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने में, अपने आप में अपने को परिपूर्ण मानेगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या पॉसिबल है कि कहीं कोई व्यापार, कहीं कोई विकास की बात हो पाए? यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान दूसरे को के लिए खतरा है, हर इंसान दूसरे की वस्तु पे नजर गड़ाए हुए है। ऐसी स्थिति में कोई भी न कहीं पे बुद्धिमत्ता की बात है, न सही और गलत का मापदंड है। जो उचित अनुचित है, सही गलत है, वह कोई तय करने वाले न नियम है, न संस्थाएं हैं। हर इंसान अपने श्रम, अपना, न कोई संस्कृति है, न कोई संस्कृति का विकास है, न कोई सामाजिकता है, न कोई विकास है, न कोई भव्य भवन है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिखाई दे। क्रिएशन भी कुछ भी क्रिएशन ही है, क्योंकि मनुष्य जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक पशुयुक्त या पशुवत जीवन जी रहा है, जिसमें वह पशु की तरह व्यवहार करता है और पशु की तरह एक दूसरे की संपत्ति को, एक दूसरे के भोजन को, एक दूसरे के जीवन को छीनने के लिए तत्पर रहता है। इसमें जो है इंसान अपने कॉन्शियस माइंड को, अपनी बुद्धि को सिर्फ एक काम में, एक समय ही यूज करता है, और वह आत्मरक्षण। आत्मरक्षण के समय ही अपनी बुद्धि को यूज करता है, और अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी बुद्धि की क्षमता के द्वारा वह जो है अपना आत्मरक्षण करता है। अदरवाइज वह हमेशा इस कंपटीशन में, इस कॉन्फ्लिक्ट में लगा रहता है। तो इस तरह जो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वह एक ऐसी अवस्था है, हालांकि वह कल्पनीय है, वह जो है उसने उसके इमेजिनेशन में या फिर वो उसने अज्यूम किया है, लेकिन फिर भी यह इतनी अनार्कीफुल है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शक्ति ही सत्य है, या माइट इज राइट के कॉन्सेप्ट पे यह चल रहा है, और शक्तिशाली ही इसमें जीवित रहेगा, या शक्तिशाली ही जीवित रह सकता है। मतलब जिसके पास शक्ति है वही सामर्थ्य है, वही जीवित है, और वह जो शक्तिशाली जो डिसाइड कर लेगा, जो शक्तिशाली है वही निर्धारित कर सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्योंकि उसको अपने स्वार्थ के हिसाब से उचित और अनुचित की परिभाषा बदलने की शक्ति प्राप्त है। वह जैसे चाहेगा उस सही गलत, उचित अनुचित को डिफाइन कर सकता है, कह सकता है, और वह अपने हिसाब से, अपने परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से जैसे चाहे वैसे निर्देशित कर सकता है। इतनी अनार्कीफुल सिचुएशन में, इतने असामाजिक स्थिति में क्या यह संभव है कि वहां पे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो?
वहां पे सांस्कृतिक समरसता, सामाजिक सद्भाव या फिर भाईचारे की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान का दुश्मन है। हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ धोखाधड़ी या कंपटीशन में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हॉब्स कहता है कि इस स्थिति में लोग जो है वह डरे हुए हैं, लोगों का जीवन जो है वह अल्पकालिक है, लोगों को यह भी नहीं पता है कि वह कितने समय तक जीवित रहेंगे, वह अगले क्षण को भी के जीवित रहने के क्या जो है उनके पास यह नहीं है कि वो अगले क्षण तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान के साथ युद्ध में है। तो हॉब्स से यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है या कोई ऐसा नियम और कानून नहीं है जो इन लोगों के आचार व्यवहार को, इन लोगों के आदतों को, इन लोगों के जो हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करे या फिर उनको निर्देशित करे, उनको गाइड करे। तो हॉब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है, जो स्टेट ऑफ नेचर है, वह जो है प्राकृतिक नियमों से, नेचुरल लॉ से गवर्न होती है। तो नेचुरल लॉ क्या है? तो नेचुरल लॉ वह है जिसको लोगों ने अपना कंसेंट दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है नेचुरल लॉ के अगर नेचुरल लॉ की हम बात करें तो आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बधा बधाया ऐसा प्राकृतिक नियम या कॉन्सेप्ट है कि सूर्य जिधर से उदित होता है उसको पूरब कहा जाता है। ठीक, अगर किसी ने उसे पश्चिम कहा होता तो और लोगों ने उसका कंसेंट दे दिया होता कि सूर्य जिधर से उदित होता है वह पश्चिम होता है, तो हम आप सब उसको पश्चिम ही कहते, ईस्ट नहीं कहते, वेस्ट ही कहते। क्यों? क्योंकि यह एक प्राकृतिक नियम बन गया कि सूर्य जो है वह उदित होगा और जिधर से उदित होगा वह जो है पूरब होगा। फिर नदियां जो है, यह भी एक प्रकृति का नियम है कि नदियां जो है वह हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ, मैक्सिमम पश्चिम से पूरब की तरफ बहती। इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन को जो है वह उसकी व्याख्या करता है और कहता है कि मनुष्य जो है वह चूंकि पशुवत होता है, उसका जो नेचर है वह वाइल्ड लाइफ की तरह है और वह जो है माइट इज राइट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए, इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए जो है वह प्राकृतिक नियमों से यह संचालित होता है। तो प्राकृतिक नियमों से संचालित होने के लिए, प्राकृतिक नियमों को निर्देशित करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है, और प्राकृतिक नियम को लागू कराने वाली, प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए विवश करने वाली भी कोई संस्था नहीं है। वह कहता है कि प्राकृतिक नियम एक बुद्धि पूर्ण नियम है जो मनुष्यों ने प्रकृति के द्वारा बुद्धिपूर्वक बनाया था। तो जब उसके लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो यह डिसाइड करे कि इस जो है प्राकृतिक नियमों को तोड़ने वाले को क्या दंड दिया जाए, या फिर किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं है, वह इनकी इच्छा पे निर्भर है कि वह प्राकृतिक नियम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को संचालित करने वाले 19 या 19 नेचुरल लॉ या प्राकृतिक नियमों की बात की थी, जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही था कि हर इंसान शांति की स्थापना का प्रयास करेगा। तो शांति की स्थापना का प्रयास करेगा, लेकिन जब उसका नेचर ही ऐसा नहीं है, जब उसका नेचर ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड और इगोइस्टिक और फिकल का है, तो वह शांति की स्थापना का प्रयास कैसे करेगा? तो वह कहता है कि वह प्रयास इस हेतु करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि शांति के द्वारा ही उसके जीवन का रक्षण हो सकता है। उसका जो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है, उसके लाइफ जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, वह जो लाइफ को प्रिजर्व करने की जो बात है, वह तभी पॉसिबल है जब वह क्या करे, जब वह पीस को स्टेबल करे, पीस के लिए प्रयासरत करे, या वह चाहे कि पीस की स्थापना हो, शांति की स्थापना हो। दूसरी चीज की कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करे। तो यह भी पॉसिबल नहीं है कि जब उसका नेचर ऐसा है तो एक दूसरे को कोऑपरेट कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो हॉब्स का जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ, ठीक है कि हॉब्स ने एक नेचुरल लॉ की बात की, लेकिन उस नेचुरल लॉ को लागू कराने वाली, उस नेचुरल लॉ को फॉलो कराने वाली, उस नेचुरल लॉ को मानने वाली
और न मानने वालों को दंड देने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो नेचुरल लॉ को जबरदस्ती लागू कराए या फिर लोगों के अंदर यह भय पैदा करे या फिर यह विश्वास पैदा करे कि वह लॉ को फॉलो करें। तो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है, हॉब्स का की जो प्राकृतिक अवस्था है, वह एक अनार्कीफुल, वह एक अराजकपूर्ण, वह एक भयपूर्ण, वह एक कंपटीशन या प्रतियोगितापूर्ण एक ऐसी अवस्था है जिसको एज्यूम किया था हॉब्स ने। और वह जो एज्यूम था, वह जो उसका इमेजिनेशन था, वह ह्यूमन नेचर के बेस पे था। और इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए हॉब्स जो है अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है, अपना समझौता सिद्धांत देता है, जिसमें वह यह कहता है कि उस समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है। थैंक यू।